नमस्कार, मैं पवन गुप्ता आपके सामने हाजिर हूँ। प्रारंभिक विधिक जागरूकता अभियान के क्रम में आज पुनः तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार मिश्र से चर्चा करते हैं। शैलेंद्र कुमार मिश्र एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। शैलेंद्र कुमार मिश्र 23 सालों से मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करते चले आ रहे हैं। आज हम प्रारंभिक विधिक जानकारी को लेकर कुछ सवाल करते हैं। सर, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवन जी। जी, बड़ी खुशी हो रही है कि आप मानवाधिकार कार्यकर्ता को विधिक जानकारी के लिए आपने चयन किया है और हम और हमारे इस जानकारी को जनता तक आप शेयर कर रहे हैं। जी, तो इससे निश्चित ही लोक कल्याणकारी मार्ग को आप प्रशस्त कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी ये कार्यप्रणाली आपको भी नाम और पहचान के मोहताज नहीं रहने देगी। जी, धन्यवाद सर। सर, दर्शकों की तरफ से कुछ सवाल है आपसे कि अक्सर देखा जाता है कि थाने पर जिसे बंदी बनाया जाता है उसे मूलभूत सुविधाओं को नज़रअंदाज कर अपने शुभचिंतकों व अभिभावकों से मिलने नहीं दिया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आखिर इस पर क्या कहना है आपका? थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से बताएं। पवन जी, ये सवाल व्यवहारिक रूप में तो सत्य है। जी, हमने भी अपने जीवन में थानों में सामान्य व्यक्तियों का उत्पीड़न और पुलिस की कार्यप्रणाली को देखा है कि कितना अमानवीय कार्यप्रणाली थाने पर रहता है या उनकी भाषा किस कदर अमानवीय होती है। जी, उन भाषाओं से आदमी को आत्मसम्मान को कितना ठेस पहुंचता है, उसको कितना मानसिक आघात पहुंचता है, इस बात का मैंने सहजता से अवलोकन किया है और मैं इसे अंदाज़ा भी लगा सकता हूं कि कितना पहुंचता होगा। लेकिन ये बेशर्म बेगैरत पुलिस, पता नहीं इनको वर्दी धारित करते ही इनके आचरण में अचानक परिवर्तन कैसे आता है। मैंने कभी कभी अकेले अपने आप को सोचा है जी, कि इनके वर्दी में दोष है, कि इनके वर्दी के अनुशासन पालन का वर्दीधारियों को आदेश का अनुपालन कराने वाले में दोष है, कि इनको जो अंग्रेज़ों ने 1866 पुलिस अधिनियम की शक्तियाँ दी हैं उसमें दोष है। ये तीनों गहन चिंतन का विषय मेरे लिए बना हुआ है। अब मुझे समझ में अब तक नहीं आया कि आखिर में मूल दोष है किसका, कि ये अपने विद्यार्थी जीवन या जब पुलिस वर्दी धारित नहीं होते हैं तो इनके आचरण में कितना अंतर होता है, और पुलिस की वर्दी धारण करते ही इनके आचरण में तत्काल परिवर्तन आते हैं। तो ये बड़ा एक शर्म का विषय है और अपने जीवन में इस बात को हर व्यक्ति को आत्मसात करने की ज़रूरत है। हमने कितने पुलिस अधिकारियों को देखा कि जब वो आते हैं तो एक सस्ती लोकप्रियता के लिए तमाम चैनलों पर अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं। तमाम मीडिया भी आजकल तो अपने स्तर को बेच चुकी है। उनकी जी हजूरी, उनकी चाटुकारिता, उनकी महिमा मंडन में लिप्त हो जाती है। आते ही जैसे लगता है कि कोई इस पृथ्वी पर ईश्वर अवतरित हो चुका है। मैं इन दृश्यों को जब देखता हूँ, इन समाचारों को देखता हूँ, तो मुझे इतना पीड़ा होता है कि मुझे लगता है कि ऐसे पत्रकारों को पत्रकारिता से कहीं विलुप्त कर देना चाहिए। तो ये एक बड़ा कष्ट का विषय है। और आते ही पुलिस ये कहता है, अधिकारी उनका, कि पुलिस मित्र है। अब सवाल है कि अभी पुलिस इतने अपराध कर रही है थाने पर, अमर्यादित आचरण, अमर्यादित भाषा का प्रयोग, अमानवीय कृत्य, उसके बाद ये पुलिस मित्र है। मित्र कह के मित्र की कटघरी को, मित्र की परिभाषा को भी ये पुलिस के उच्च अधिकारी कलंकित करने पर आमादा हो जाते हैं। अगर पुलिस मित्र होता तो मानक के विपरीत बने बंदी गृह, जो थानों में आज जो भी बंदी गृह मौजूद हैं, हमारे ख्याल से 80% की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जितने भी बंदी गृह बने हैं वो मानक के विपरीत बंदी गृह बने हैं। न उसमें मूलभूत सुविधाएँ हैं, न ही कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का वैकल्पिक व्यवस्था किया जाता है पुलिस द्वारा। आप देखेंगे उनमें न लाइट की व्यवस्था है, न पंखे की व्यवस्था है, न एक चेयर की व्यवस्था है, न एक स्टूल की व्यवस्था है, न एक सोने के कंबल की व्यवस्था है, न कोई एक गद्दी की व्यवस्था है, न एक तकिए की व्यवस्था है। तो क्या ये बंदी गृह है कि यातना गृह है, कि ये पुलिस मवेशियों का मवेशी खाना है, कि ये जानवरों का बंदी बनाया गया है? इस बात का अवलोकन करने का विषय है। जी।
ऐसा नहीं है कि आम जनता ही उसमें जाती है। जब बड़े लोग जाते हैं तो इनके लिए वो बंदीगिरी अछूत हो जाता है जी। वो अछूत हो जाता है, इनके लिए अलग दूसरे रूम में बैठाए जाते हैं। तो ये कानून की जो पहली परिभाषा है कि समानता का अधिकार, ये वही दिखाई देता है कि किस तरह विषमता का अधिकार मुहैया कराया जाता है जी। अब विषमता का अधिकार भोगने के लिए आम जनता मजबूर है, क्योंकि न ही वो सरकार ने उसे अधिकारों के प्रति जागरूक किया, न ही करप्शन के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उसे जागरूक किया, और न ही ऐसे जागरूक करने वालों को कोई सरकारी वित्तीय पोषण या सरकारी संरक्षण दिया गया। ऐसी तमाम संगठनें भी चलने वाली हैं इस दुनिया में जो जनहित के कार्य करती हैं। उनका सरकारों का दायित्व होना चाहिए कि उन्हें संरक्षित करे, उन्हें आर्थिक सुलभता उपलब्ध कराए जी। तो ये तो कहीं दीवा स्वप्न बने हुए हैं। अभी मानवाधिकारों के बारे में यूएनओ में सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इस बात का कमिटमेंट किया है रिटेन कि हम अपने देश में मानवाधिकारों के जागरूकता और संरक्षण के लिए आयोग का गठन करेंगे, और इस क्षेत्र में जो शैक्षिक गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं उनका संवेदन और संरक्षण करेंगे। ये दोनों बातें आसमान और ज़मीन की दूरी के समान हैं जी। अभी कथन तो व्यक्त कर दिया गया वहाँ, लेकिन इसका अनुपालन धरातल पर कहीं नहीं है जी। सही बात है। तो जब ऊपर से ही अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो रहा है तो थानों में कानून का अनुपालन क्यों हो, पुलिस अभिरक्षा का संबंधित निर्देशों का अनुपालन क्यों हो। यहाँ तो जो आर्थिक लाभ पहुँचाने वाला है, जो राजनीतिक लाभ पहुँचाने वाला है, उसे मलाई खिलाया जाता है और एक पंखा युक्त और अच्छे रूम में उसको रहने और बैठने की व्यवस्था कर दी जाती है, और आम जनता को भेड़ बकरी की तरह उस लाकअप में बंद कर दिया जाता है। यदि उनसे कोई मिलने आता है या उनको खाना लेकर देने आता है तो उसकी खैर नहीं है, ये मैंने देखा है। उससे अव्यवहारिक आचरण का प्रयोग किया जाता है, अव्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अमानवीय कृत्यों का प्रयोग किया जाता है। बंदी के साथ तो जो किया गया, उसके अभिभावक के साथ भी इस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाती है कि उस व्यक्ति को थाने में जाने से पहले उसके शरीर में एक दहशत पैदा हो जाती है। तो दहशत पैदा करने वाला व्यक्ति न पुलिस हो सकता है, न मित्र हो सकता है, न जनसेवक हो सकता है, न जन कल्याणकारी नीतियों को सार्वजनिक कर सकता है या सुलभ करा सकता है। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। सरकार को इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है कि पहले तो इसका एक अन्वेषण कराया जाए कि किन कारणों से पुलिस जब भी अपने वर्दी को धारित करती है उसके बाद उसके आचरण में अचानक परिवर्तन क्यों आता है। या तो उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जाए, या उनको जो है ये कहा जाए कि एक प्रशिक्षण दिया जाए कि आप आदमी के साथ कैसे पेश आएंगे और जानवर के साथ कैसे पेश आएंगे। जानवर की तरह जिससे पेश आते हैं वैसे आदमी के साथ पेश नहीं आना चाहिए उन्हें। तो ये बड़ा एक शर्म का विषय है, और इससे आदमी को पुलिस में आस्था हाथ हो रही है, और पुलिस 1861 अधिनियम का भरपूर दुरुपयोग करती है और दुरुपयोग के माध्यम से धनादोहन करती है। हमें ऐसा लगता है कि धनादोहन करने के लिए पुलिस अपने आचरण में वर्दी का धारण करते ही परिवर्तन ला लेती है, और उस परिवर्तन लाने के कारण जब आदमी को आप प्रथम दृष्टया भयभीत करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, एक्सटॉर्शन करेंगे, तो उससे बचने के लिए बंदी आपको तुरंत प्रलोभित करेगा या आपकी इच्छा अनुरूप आपका पूर्ति करेगा जी। तो ये प्रक्रिया चल रही है थाने में। सबसे पहले तो अगर कोई सरकार अच्छी है लोकहित की तो सरकार को पहले सभी थानों के लाकअप गृहों को ध्वस्तीकरण कराना चाहिए जी। और एक मानक के अनुरूप बंदी गृह बनाना चाहिए, और उसमें बंदी को अगर किन्हीं कारणों से रखा जाता है तो उसमें उसकी मूलभूत सारी सुविधाएं सुलभ होनी चाहिए। जी सर, आपने सटीक शब्दों में जो जानकारी बताई है जी, अगर सरकार तक ये संदेश पहुंचता है तो सरकार ज़रूर इस चीज़ों का अनुपालन करेगी और इस व्यवस्था को चेंज करने का प्रयास करेगी। हाँ जी, आपका विश्वास है, लेकिन मैं 23 सालों से अब तक देखा तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गईं। हमें लगता है कि सरकार भी अपने वस्त्र धारण करते ही, सरकार का रूप धारण करते ही वो भी जनता से कोसों दूर हो जाती है। उसे अपने उद्देश्यों का कोई ध्यान नहीं होता है, वो आर्थिक पिपासा युग में घुस जाता है और जनता ठगी सी महसूस करती है
और इसके लिए एकमात्र मेरा जहाँ तक अनुभव है कि इसका एक जन क्रांति की आवश्यकता है। जी जब तक ये जन क्रांति नहीं होगी जी तब तक लोक शासक और लोक सेवक निरंकुश रहेंगे। जी जब इन्हें जन क्रांति से इनकी औकात का अंदाज़ा होगा तब ये अपने पैमाने में आएंगे, और जब पैमाने में आएंगे तो सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होती नजर आने लगेगी। बहुत धन्यवाद सर। जल्द ही सर हम आपसे एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद पवन जी। आज आपने तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्र को सुना। शैलेंद्र कुमार मिश्र ने जो विस्तृत जानकारी जो आपको बताई है, कहीं न कहीं धरातल पर दिखता है पुलिस अपना रूप कैसे विकराल कर लेती है, किनके साथ कैसा व्यवहार करना है। पुलिस के अंदर एक कूट कूट का भरा हुआ है, उसके बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी बताई है। सरकार को भी इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, पुनः आपसे एक नए जानकारी के साथ फिर उपलब्ध होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।